हेलो व्यूअर, नमस्कार। जियोग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 महासागरीय जल संचलन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 14 जिसका शीर्षक है महासागरीय जल संचलन। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 14। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते रहते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियाँ होती हैं। महासागरीय धाराएँ व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएँ एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। अधस्थल से ठंडे जल का उत्प्रवाह एवं अवप्रवाह महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। तरंगे वास्तव में ऊर्जा हैं, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती हैं, जिसे तरंगे उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती हैं। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम होती जाती है। ऐसे गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती हैं, तब छोटी छोटी उर्मिकाएँ रिपल्स बनाती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ इनका आकार बढ़ता जाता है, जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते। तट के पास टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सिर्फ सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगे हजारों किमी की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंग अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती हैं। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय तक एक ही दिशा में प्रवाहमान है। तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखर को नीचे की ओर खींचती हैं। गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती हैं। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर
नीचे तथा पीछे की ओर। तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समयांतराल है। तरंग दैर्ध्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति। यह 1 सेकंड में समयांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी यानी सर्ज कहा जाता है। महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है क्योंकि इसके आवृत्ति परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत से अधिक भिन्नताएं होती हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर 2 महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न करता है। चित्र संख्या 14.2। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट। आप वीडियो को पॉज करके इस फिगर को देख सकते हैं। आप निकट वाले भाग में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होती है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण हैं जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होता है। कनाडा में फंडी खाड़ी में ज्वार भाटा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है क्योंकि वहां पर 2 उच्च ज्वार एवं 2 निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं। लगभग 24 घंटे का समय अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचे जो प्रायः वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना न भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के लिए ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृति भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है तो उन्हें ज्वारीय
धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता एक दिन में, 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा। अर्ध दैनिक ज्वार यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती हैं। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल 1 उच्च एवं 1 निम्न ज्वार होता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई से भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा। उच्च ज्वार की ऊंचाइयों में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा के स्थिति पर निर्भर करता है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बृहद ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स, पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीध रेखा में होते हैं तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसे महीने में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार, सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है यानी उपभू पर असमान रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। जो 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, उपसौर प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, अपसौर प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहा जाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व। चूँकि पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति के कारण है और उसकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनकी कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय एवं ज्वार नदमुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका पाई जाती हैं, जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकता है। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नद से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति कनाडा, फ्रांस, रूस एवं चीन में उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन की दुर्गा दुवानी में लगाया जा रहा है।
महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान हैं। ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों द्वारा प्रभावित होती हैं। वे हैं प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं तथा द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रवाहित होती है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय यानी गियर्स कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जलधाराओं की ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करते हैं। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होते हैं तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुव के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाते हैं और ठंडे जल का स्थान लेते हैं। ये फिगर को आप अच्छे से देख सकते हैं। ये ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं। वह यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक होता है। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम होती है। हम किसी धारा की गति को उसके वाह यानी ड्रिफ्ट के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी सतह जलधारा व गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऊपरी जलधारा महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। यह धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित है। गहरी जलधारा महासागरीय जलधारा का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है। ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहाँ गहरी जलधाराएं बहती हैं क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। ठंडी जलधाराएं ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में जाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांश क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्ध के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय
क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस प्रभाव से अधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडल प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 14.3 में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है। चित्र 14.3 से कुछ उदाहरण दें। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक वार्षिक तापांतरण भी कम होती है। यहाँ कोहरा छा जाता है, यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं भी बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतरण कम होता है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समांतर बहती हैं। इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र वर्षाकारक होती हैं। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ोतरी में सहायक होती हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।